हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारे इसका सेकंड पार्ट यानी कि भाग 2। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, ठीक है। उस लेक्चर में हम इस अध्याय का कौन सा पोर्शन कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं तो हमारे वीडियोज़ में बिल्कुल उसी सीक्वेंस में टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन की विविधता का आधार। फिर हम देखेंगे निम्न अकशेरुकी प्राणियों में श्वसन। फिर जानेंगे विशिष्ट संरचनाओं द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है। देन कशेरुकी प्राणियों में श्वसन और फिर स्तनधारियों में विकसित श्वसन तंत्र। ओके, चलिए सबसे पहला आता है श्वसन की विविधता का आधार क्या है। देखिए श्वसन की विविधता, क्योंकि एक ही तरह से श्वसन सभी में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से प्राणी रहते हैं, सभी में अलग अलग श्वसन की विधि होती है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग तरह से होती है, यानी कि प्रकृति में श्वसन की विविधता केवल अलग अलग तरीके तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह जीवों के एक तरह से आप कह सकते हैं पूरे जीवन तंत्र यानी लाइफ सिस्टम को दर्शाती है। सबसे सरल जीवों में जहाँ शरीर कुछ कोशिकाओं तक सीमित होता है, वहाँ गैसों का आदान प्रदान सीधे शरीर की सतह से ही हो जाता है, क्योंकि हर कोशिका बाहरी वातावरण के बहुत पास होती है। लेकिन जैसे जैसे जीव बड़े और जटिल होते गए, उनकी कोशिकाएं क्या होती गई, शरीर के अंदर गहराई में स्थित होने लगी। ऐसी स्थिति में केवल सतह से श्वसन पर्याप्त नहीं रहा, इसलिए विशेष श्वसन अंगों जैसे कि गिल्स, ट्रेकिया और फेफड़े, इन सभी का विकास हुआ। इसके साथ साथ श्वसन तंत्र केवल ऑक्सीजन लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार भी विकसित होता है। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे कि जो जीव अधिक सक्रिय होते हैं जैसे कि पक्षी, स्तनधारी, ठीक है, उनमें क्या होता है, श्वसन तंत्र अधिक प्रभावी होता है ताकि उन्हें लगातार अधिक ऑक्सीजन मिलती रहे। जैसे कि एक छोटे घर में एक खिड़की ही पर्याप्त है, लेकिन बड़े भवन में कई खिड़कियां और वेंटिलेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं निवास और संरचना का प्रभाव। देखिए जीव का निवास स्थान यानी हैबिटेट और उसकी शारीरिक संरचना यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यह तय करते हैं कि वह किस प्रकार के श्वसन करेगा, ठीक है, किस प्रकार से वह श्वसन करेगा। पानी में रहने वाले जीवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम और उसका प्रसार धीमा होता है, इसलिए उनके गिल्स इस तरह से बने होते हैं कि वे अधिकतम सतह क्षेत्र प्रदान करें और पानी से अधिक ऑक्सीजन निकाल सकें। दूसरी ओर यदि हम बात करें स्थलचर जीवों के पास, तो उनके पास हवा में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, इसलिए उन्होंने फेफड़ों जैसे आंतरिक अंग विकसित किए जो कि हवा को सुरक्षित रूप से अंदर ले जाकर गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम बात करें जैसे जैसे शरीर का आकार और जटिलता बढ़ती है, वैसे वैसे श्वसन तंत्र भी अधिक संगठित और नियंत्रित होता जाता है ताकि हर कोशिका तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंच सके। जैसे कि आप समझिए कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं ना, पानी के लिए पंप और हवा के लिए पंखा, ठीक वैसे ही पर्यावरण के अनुसार श्वसन अंग भी बदलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है निम्न अकशेरुकी प्राणियों में श्वसन। शरीर सतह द्वारा श्वसन। देखिए स्पंज, सिलेंट्राटा जैसे कि हाइड्रा हो गया और चपटे कृमि जैसे जीव, ठीक है, उनमें कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, श्वसन अंग नहीं होते हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत सरल, पतला और अधिकतर 1 या 2 परतों का बना होता है। ओके, जैसे कि आप समझिए यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उनका शरीर एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही सरल होता है, सिंपल होता है, पतला होता है ना। इस कारण उनकी हर कोशिका बाहरी वातावरण के काफ़ी करीब होती है, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान सीधे शरीर की सतह से ही संभव हो जाता है। इन जीवों की सतह हमेशा नम रहती है, जो कि विश्वन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि सूखी सतह पर गैसों का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन बाहरी माध्यम से सीधे शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन छोटे जीवों के लिए पर्याप्त होती है। जैसे कि एक पतला सा गीला कपड़ा है, हवा के संपर्क में आकर जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका हर हिस्सा सीधे हवा के संपर्क में होता है ना। नेक्स्ट आते हैं विसरण की विशेषताएं। विसरण यानी डिफ्यूजन एक अत्यंत सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कि कण यानी कि गैसें
अपने आप उच्च सांद्रता यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन या फिर दाब से निम्न सांद्रता यानी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर चले जाते हैं। इनमें किसी ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे निष्क्रिय यानी पैसिव प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया की एक सीमा भी होती है, यह केवल छोटी दूरी तक ही प्रभावी होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विसरण की गति बहुत धीमी हो जाती है और यही कारण है कि बड़े और जटिल जीवों में केवल विसरण के भरोसे श्वसन नहीं हो सकता है और उन्हें विशेष अंगों और परिवहन तंत्र जैसे कि रक्त की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आप एक कमरे में इत्र छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू जल्दी फैल जाती है, लेकिन अगर वही इत्र आप एक बड़े मैदान में छिड़का जाए, ठीक है, तो उसकी खुशबू बहुत धीरे धीरे फैलेगी या फिर महसूस ही नहीं होगी। ठीक वैसे ही विसरण भी छोटे जीवों में बहुत प्रभावी होता है, लेकिन बड़े जीवों में पर्याप्त नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट संरचनाओं द्वारा श्वसन। सबसे पहला है केंचुए में श्वसन। समझिए, केंचुए में श्वसन का तरीका बहुत ही रोचक और सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावी होता है। जैसे कि अपनी पूरी त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है, जिसे कि हम बोलते हैं त्वचीय श्वसन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसकी त्वचा हमेशा मॉइस्ट रहती है, नम रहती है और इसी नमी के कारण ऑक्सीजन पानी की पतली परत में घुलकर त्वचा के आर पार आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है। त्वचा के ठीक नीचे केशिकाओं यानी कैपिलरीज का घना जाल होता है जो इसी ऑक्सीजन को तुरंत पूरे शरीर में पहुंचा देता है। उसी प्रकार कोशिकाओं में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी रक्त के माध्यम से त्वचा तक आती है और बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि अगर केंचुए की त्वचा सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो गैसों का यह आदान प्रदान रुक जाएगा, जिससे कि उसका जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। और यही कारण है कि केंचुए क्या होते हैं, हमेशा नम मिट्टी या फिर गीले स्थानों में ही पाए जाते हैं। जैसे कि गीला स्पंज है, ओके, पानी और हवा को आसानी से अंदर बाहर होने देता है, लेकिन सूखने पर वह कठोर हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है और उसका काम रुक जाता है। ठीक वैसे ही केंचुए के साथ भी होता है। ओके, पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में दिया हुआ है ना, किस तरह से वो मॉइस्ट कंडीशन में रहता है। अब बात है कीटों में श्वसन। कीटों का श्वसन तंत्र अन्य जीवों से काफ़ी अलग और बहुत ही विशेष होता है। इनमें ट्रैकियल तंत्र यानी ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है जो कि एक जाल की तरह पूरे शरीर में फैला होता है। इस तंत्र की शुरुआत छोटे छोटे छिद्रों यानी स्पिरिकल से होती है, स्पाइरिकल्स जिसे बोलते हैं, जो कि शरीर की बाहरी सतह पर मौजूद होते हैं। इन छिद्रों से हवा अंदर प्रवेश करती है और ट्रैकिया नामक नलिकाओं के माध्यम से शरीर के अंदर जाती हैं। ये नलिकाएं आगे और पतली होकर ट्रैकियोल्स बनाती है जो कि सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। सबसे खास बात तो यह होती है कि यहाँ गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे कोशिकाओं के स्तर पर होता है, यानी ऑक्सीजन सीधे कोशिका तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से बाहर निकल जाती है। इस कारण यह प्रणाली बहुत तेज और प्रभावी होती है, खासकर छोटे जीवों के लिए। जैसे कि किसी शहर में हर घर तक पानी सीधे पाइपलाइन से पहुंचता है बिना किसी मध्यस्थ के, तो ठीक वैसे ही ऑक्सीजन सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है। एक और रोचक बात यहाँ पर यह होती है कि कीट अपने स्पाइरिकल्स को खोल और बंद भी कर सकते हैं, जिससे कि वे पानी की हानि को भी नियंत्रित करते हैं और यह उनके लिए एक अतिरिक्त अनुकूलन यानी एडेप्टेशन होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जलीय जीवों में श्वसन, जो कि गिल्स से होता है। जलीय जीवों में श्वसन के लिए गिल्स नामक विशेष संरचनाएं होती हैं जो कि पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह अनुकूलित होती हैं। गिल्स बहुत ही पतली, नाजुक और अत्यधिक सतह क्षेत्र वाली संरचनाएं होती हैं जिनमें कि रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। जब पानी गिल्स के ऊपर से गुजरता है तो उसमें घुली ऑक्सीजन गिल्स की पतली झिल्ली के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाती है। ओके, और यह प्रक्रिया अत्यंत कुशल होती है क्योंकि गिल्स का सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उनमें लगातार पानी का प्रवाह बना रहता है। कई मछलियों में काउंटर करंट मैकेनिज्म भी पाया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन का अवशोषण और अधिक प्रभावी हो जाता है। हालांकि आप ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, इसे आप ऊंचे क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, विस्तार से पढ़ोगे। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि पानी को साफ करने के लिए हम छलनी या फिर जाली का उपयोग करते हैं जो पानी को गुजरने देती है लेकिन आवश्यक चीज़ों को अलग कर लेती है। तो ठीक वैसे ही गिल्स भी पानी से ऑक्सीजन को छान लेता है।
जैसे कि कपड़े धोते समय पानी बार बार बहता है और गंदगी बाहर निकल जाती है, वैसे ही गिल्स के ऊपर भी लगातार पानी बहता है और गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कशेरुकी प्राणियों में श्वसन। देखिए, मछलियों में श्वसन। मछलियाँ पूरी तरह जल में रहने वाले कशेरुकी प्राणी हैं, इसलिए उनका जो श्वसन तंत्र है वो भी पानी के अनुरूप विशेष रूप से अनुकूलित होता है। इनके पास गिल्स होते हैं जो कि अत्यंत पतली और सतह क्षेत्र में बहुत बड़े होते हैं। जब मछली अपना मुंह खोलकर पानी अंदर लेती है तो यह पानी गिल्स के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, गिल्स की झिल्ली इतनी पतली होती है कि इसमें घुली ऑक्सीजन आसानी से रक्त की केशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकलकर पानी में चली जाती है। यहाँ पर एक खास बात समझने योग्य यह है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है हवा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए मछलियों के गिल्स बहुत ज़्यादा कुशल एफिशिएंट होते हैं। वे लगातार बहते पानी से अधिकतम ऑक्सीजन निकालने के लिए बने होते हैं। जैसे कि कोई अत्यंत बारीक फिल्टर है जो कि कम मात्रा में उपलब्ध किसी पदार्थ को भी पूरी दक्षता एफिशिएंसी से अलग कर ले, ठीक वैसे ही गिल्स होता है, पानी से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। जैसे कि हम चाय छानने के लिए छलनी का उपयोग करते हैं जो तरल को गुजरने देती है लेकिन आवश्यक चीज़ को अलग कर लेती है ना। ठीक वैसे ही गिल्स भी पानी से ऑक्सीजन छान लेते हैं। नेक्स्ट आता है उभयचर एम्फीबियंस। देखिए, उभयचर प्राणी जैसे कि मेढक हो गया, श्वसन की दृष्टि से बहुत ही अनोखे होते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग माध्यमों से जल और स्थल दोनों में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी कारण इनके पास दोहरी श्वसन प्रणाली होती है। जब ये पानी में होते हैं तो मुख्य रूप से अपनी नम त्वचा यानी मॉइस्ट स्किन के माध्यम से श्वसन करते हैं, जिसे कि हम त्वचीय श्वसन कहते हैं। उनकी त्वचा पतली और रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। वहीं जब ये जमीन पर होते हैं, ठीक है, तो अपने फेफड़ों का उपयोग करते हैं। हालांकि इनके फेफड़े स्तनधारियों जितने विकसित नहीं होते हैं, फिर भी वे स्थल पर जीवन जीने के लिए पर्याप्त होते हैं। और ये जो एडेप्टेशन होता है इन्हें दोनों वातावरणों में जीवित रहने के लिए विशेष क्षमता देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, दो भाषाएं जानता हो, परिस्थिति के अनुसार उनका उपयोग करता हो, ठीक वैसे ही उभयचर जल में त्वचा से और स्थल पर फेफड़ों से श्वसन करते हैं। जैसे कि मोबाइल में डुअल मोड होता है ना, वाईफाई और मोबाइल डाटा, जहाँ ज़रूरत के अनुसार मोड बदल जाता है, ठीक वैसे ही उभयचर भी होता है जो कि अपना श्वसन तरीका बदल लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। जैसे जैसे हम अधिक विकसित कशेरुकी प्राणियों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि हो गया सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी, बर्ड्स, स्तनधारी मैमल्स जिसे बोलते हैं, तो इनमें श्वसन तंत्र और अधिक उन्नत और प्रभावी हो जाता है। इन सभी में फेफड़े श्वसन के मुख्य अंग होते हैं, लेकिन इनकी संरचना और कार्य क्षमता अलग अलग स्तर पर विकसित होती है। सरीसृपों में फेफड़े अपेक्षाकृत सरल होते हैं, लेकिन वे भूमि पर जीवन जीने के लिए पर्याप्त होते हैं। पक्षियों में श्वसन तंत्र अत्यंत उन्नत होता है, जिसमें कि वायु थैलिया एयर सैक्स भी शामिल होती हैं, जिससे कि वे उड़ान के दौरान भी निरंतर ऑक्सीजन प्राप्त कर पाते हैं। स्तनधारियों की बात करें तो उनमें फेफड़े अत्यधिक विकसित होते हैं, जिनमें कि असंख्य कुपिकाएँ होती है, एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है, जो कि गैस विनिमय को अत्यंत प्रभावी बनाती है। और इन सभी में एक समान बात यह होती है कि ये वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन उनकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, उनके जीवन शैली और ऊर्जा आवश्यकता अनुसार के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता जो होती है उनके अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि साधारण मशीन से लेकर अत्याधुनिक जो भी आधुनिक मशीन आती हैं उस तक, ठीक है, यानी कि जो सिंपल एनिमल है उनमें थोड़ा सा विकसित है, उनसे ज़्यादा जो हाई एनिमल है, ठीक है, उनमें और ज़्यादा विकसित है। तो सभी का काम एक ही होता है, लेकिन उनकी क्षमता और दक्षता अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्तनधारियों में विकसित श्वसन तंत्र। देखिए, स्तनधारियों में श्वसन तंत्र पूरी तरह विकसित और अत्यंत कुशल होता है। इसमें फेफड़े मुख्य अंग होते हैं जो कि डायफ्राम और अंतरापर्शक पेशियों की सहायता से लगातार फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। इस प्रणाली की सबसे खास बात यह होती है कि यह अत्यधिक तेजी और सटीकता से गैसों का आदान प्रदान करती है। स्तनधारी प्राणी सामान्यतः अधिक सक्रिय होते हैं, वे चलते हैं, दौड़ते हैं, सोचते हैं और जटिल क्रियाएं करते हैं। इन सभी के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कोशिकीय श्वसन से मिलती है, जिसके लिए निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए
उनका श्वसन तंत्र इतना विकसित होता है कि वह बिना रुके लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेफड़ों की विशेषताएं। स्तनधारियों के लिए फेफड़े संरचना की दृष्टि से अत्यंत विशेष होते हैं। ये स्पंजी होते हैं, ठीक है, और लोचदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं, जिससे कि आसानी से फैल सिकुड़ सकते हैं। इनके अंदर लाखों की संख्या में कुपिकाएँ होती हैं, एल्वियोलाई होती हैं, जो कि गैस विनिमय के लिए विशाल सतह क्षेत्र प्रदान करती हैं। कुपिकाओं की दीवारें भी बहुत पतली होती हैं और उनके चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बहुत तेजी से और कुशलता से हो पाता है। ओके, चलिए अब आता है संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा श्वसन की विविधता का आधार, ठीक है, फिर हमने देखा निम्न अकशेरुकी प्राणियों में श्वसन, फिर हमने देखा विशिष्ट संरचनाओं द्वारा श्वसन, फिर हमने कशेरुकी प्राणियों में श्वसन समझा, फिर स्तनधारियों में विकसित श्वसन तंत्र के बारे में जाना। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।